प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई के वर्सोवा में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि यह आग एलपीजी सिलेंडर के गोदाम में लगी है। फिलहाल आग में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई का वर्सोवा इलाका, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जबरदस्त तरीके से ये आग एलपीजी सिलेंडर का गोदाम बताया जा रहा है, जहां ये भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो मौके पर मौजूद है। पारस धामा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पारस, अभी क्या स्थिति वहां पर? जी गायत्री, ये आग जो है कुछ ही समय पहले लगी है। बहुत भीषण आग है। ये यारी रोड का वो इलाका है, इसको पॉश इलाकों में माना जाता है। और आसपास जो ये सिलेंडर का गोडाउन है, इसके आसपास जो है कई स्कूल्स भी हैं और रिहायशी इलाका है पूरा, जहाँ पे आग लगी है। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं उस वीडियो में भी जो है आपको सुनाई दे रहा होगा कि किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट की आवाजें आ रही हैं। और ये जो आग है वो एक तो घर में भी फैली हुई है। मौके वारदात पे जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं। 3 से 4 गाड़ियां अभी तक पहुंची हैं और दूसरी गाड़ियां जो है वो बहुत जल्द पहुंचेगी, क्योंकि ये आग जो है वो बड़ी हो सकती है। क्योंकि जिस गोडाउन में आग लगी है, जिस गोडाउन में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी है, वो बहुत बड़ा गोडाउन है और वहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर्स रखे जाते हैं, वहाँ स्टोर किए जाते हैं। जी, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भीषण आग की। और अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी। करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ। किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें। किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल देखिए DD फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब,
अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार इस वक्त की बड़ी खबर, लाल किला हिंसा मामले में बड़ी खबर है कि इकबाल सिंह को कर लिया गया गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा का आरोपी है इकबाल सिंह, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने होशियारपुर से इसे गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसका आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार। 50,000 का इनाम इस पर रखा गया था और अब यह जानकारी कि इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही इकबाल सिंह है जो कि लाल किले पर 26 जनवरी पर भीड़ को उकसा रहा था और ये कह रहा था कि या तो गेट खोल दो लाल किले का, नहीं तो इसे तोड़ देंगे। पुलिस पर भी हमले के लिए भीड़ को उकसाता हुआ दिखाई दिया था। 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने इकबाल सिंह की, इकबाल सिंह जिसका वीडियो भी सामने आया था, दिल्ली हिंसा वाले दिन का वीडियो सामने आया था, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। होशियारपुर से हुई है इसकी गिरफ्तारी, होशियारपुर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार लगी हुई थी इस 50,000 के इनामी दिल्ली हिंसा के आरोपी इकबाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगातार रेड कर रही थी और इस सबके बीच इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी लगातार तलाश हो रही थी। दीप सिद्धू के बाद ये वही आरोपी है जिसको लेकर लगातार टीम की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसका वीडियो भी सामने आया था। बहुत सारे 1000 से ज्यादा वीडियोस दिल्ली पुलिस के हाथ लगे थे और सबसे यही अपील की गई थी कि अगर किसी के हाथ कोई भी जानकारी इन आरोपियों के खिलाफ लगती है तो फौरन इसे पुलिस से साझा किया जाए। और इकबाल सिंह का भी वीडियो सामने आया था और लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश हो रही थी इकबाल सिंह को गिरफ्तार करने की और आखिरकार ये कामयाबी, होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है इकबाल सिंह को। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वीडियो आप देख रहे हैं, ये 26 जनवरी का ही वीडियो है। लाल किले पर किस तरीके से इकबाल सिंह भीड़ को उकसा रहा था। इकबाल सिंह की तरफ से कहा जा रहा था कि या तो गेट खोल दो, नहीं तो गेट को तोड़ दिया जाएगा और हमें रोकने की कोशिश की तो हमले का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की बातें इकबाल सिंह उस वीडियो में कहता हुआ सुना जा सकता था। भीड़ को लगातार लीड कर रहा था और हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई थी, लाल किले को कब्जे में ले लिया गया था।
तिरंगे का अपमान हुआ था और जबरदस्त तरीके से लाल किले में तोड़फोड़ की गई थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली हिंसा वाले दिन की। लाल किले की तस्वीर आपके सामने। भीड़ को उकसाने वाला दिल्ली हिंसा का आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार। और ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। ये इकबाल सिंह ने खुद बनाया था। ये देखिए किस तरीके से तिरंगे का अपमान करते हुए दीप सिद्धू और साथ ही लक्का सदाना निशान साहिब का झंडा फहराते हुए नजर आए थे और इस सबके बीच जबरदस्त तोड़फोड़ भी हुई थी। एक बड़ी संख्या में जो मॉब था वो लाल किले में कब्जा करता हुआ दिखाई दिया था और जगह जगह तोड़फोड़। सबके हाथ में हथियार थे, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में डंडा था, तो वहीं नुकीले हथियारों के साथ साथ जबरदस्त तरीके से पुलिस पर हमले की कोशिश भी हुई थी। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी किस तरीके से पुलिसकर्मी खुद को बचाते हुए नजर आए थे। लाल किले में तोड़फोड़, भीड़ को उकसाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खुद इकबाल सिंह ने बनाया था वीडियो। जबरदस्त तरीके से हिंसा, लाल किले के भीतर भी पुलिस पर हमला और इकबाल सिंह खुद इस पूरे वीडियो को बना रहा था जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है लाल किले पर कब्जा करती हुई भीड़ और तिरंगे का अपमान करते हुए लक्खा सिंह, दीप सिद्धू, इसके अलावा बड़ी संख्या में मौजूद वो लोग जिनसे पुलिस लगातार अपील कर रही थी कि मत कीजिए हिंसा, छोड़ दीजिए ये रास्ता। लेकिन इस सभी बातों को दरकिनार करते हुए भीड़ ने जमकर तांडव मचाया था। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो इकबाल सिंह का ही है। इकबाल सिंह खुद इस वीडियो को शूट कर रहा था दिल्ली हिंसा वाले दिन। तमाम लोग उसके नेतृत्व में दिल्ली हिंसा में शामिल तो थे ही। तोड़फोड़ की गई थी, लाल किले के कई हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी और ये देखिए किस तरीके से धर्म विशेष का झंडा लेकर ये लोग लाल किले पर कब्जा करते हुए देखे गए थे। ये वीडियो खुद इकबाल सिंह ने बनाया है और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। इकबाल सिंह की तरफ से शूट किया गया ये वीडियो। तो आखिरकार इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। होशियारपुर से हुई है इसकी गिरफ्तारी। इकबाल सिंह पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है और वो वीडियो भी उसका सामने आया था जिसमें इकबाल सिंह जबरदस्त तरीके से भड़का रहा था, हिंसा के लिए उकसा रहा था और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ की जांच में दिल्ली पुलिस जुटी है। 2 दिनों में 2 बड़ी कामयाबी। 2 दिन पहले स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को, आपको बता दें, कल ही गिरफ्तार किया है दीप सिद्धू को और आज होशियारपुर से इकबाल सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई। जिन 8 लोगों पर इनाम रखा गया था उन 8 लोगों में दीप सिद्धू और इकबाल सिंह भी शामिल है। दीप सिद्धू मुख्य आरोपी जिसको शिकंजे में ले लिया गया हरियाणा के करनाल से कल, और आज इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया होशियारपुर से जिस पर 50,000 का इनाम। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगातार दिल्ली हिंसा को कवर कर रहे थे। दीपक, 2 दिन में 2 बड़ी कामयाबी, कल दीप सिद्धू, आज इकबाल सिंह। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज ने होशियारपुर से पंजाब के इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। और सबसे अहम चीज़ यह है कि जो दीप सिद्धू, जुगराज सिंह और इकबाल सिंह, ये 3 ऐसे नाम थे जिनके ऊपर शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस की नज़र थी और दीप सिद्धू को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जुगराज अभी फरार है। अब इकबाल सिंह की गिरफ्तारी जो हुई है, 50,000 का जो इनामी है, ये वही शख्स है। इसका जो वीडियो है, इसने खुद अपना वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा का शूट किया था और लाल किले के नीचे से लेकर रैंपेट तक चढ़ा था और वहाँ पर जो लोग सीधे बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, उनको उकसा रहा था कि लाल किले में झंडा फहराना है, आप लोग सांस लीजिए, आराम कीजिए, लेकिन जाएंगे वहीं पर। यानी इसका मकसद साफ था और इसी वजह से ये लगातार लोगों को भड़काता रहा। उस 3-4 मिनट के वीडियो में लगातार ये अपनी फ़ोटो भी दिखाता रहा, उसके बाद आगे बढ़ता रहा। लोग जो वहाँ पर आराम से बैठे थे उनको भी उकसा रहा था कि चलिए वहाँ चलिए, आज झंडा फहराना है, लाल किले पर अपना झंडा फहराना। और यही वजह थी कि इसके वीडियो वायरल होने के बाद इसने खुद वायरल किया, उसके बाद ये छिप कर बैठ गया था, जिसके बाद इसकी तलाश तेज की गई थी। जो नॉर्दर्न रेंज की स्पेशल सेल की टीम है वो काफ़ी जगह पर इसके लिए रेड मार रही थी और जहाँ पर इसका लिंक था, ये क्योंकि बार बार फरार हो रहा था, जगह बदल रहा था अपनी, क्योंकि इसको पता चल गया था कि इसके ऊपर इनाम है और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कामयाबी कही जाएगी क्योंकि इन सबको बिठाकर दीप सिद्धू, होशियार और इकबाल सिंह के साथ साथ जो अब गिरफ्तारियां होंगी, जो वांटेड हैं, और इन सबको बिठाकर आपस में बिठाकर वही दीपक, मेरा सवाल, क्या दोनों का कनेक्शन है? दीप सिद्धू भी भड़का रहा था भीड़ को, इकबाल सिंह का वीडियो भी सामने आया, इन दोनों का कनेक्शन है क्या? क्या संयुक्त रूप से इस पूरी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी इन सभी की?
देखिए अभी तक ये इस चीज़ को साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि दीप सिद्धू और इकबाल सिंह का कोई कनेक्शन है, लेकिन पुलिस सबसे पहले इन दोनों का कनेक्शन ही जानने की कोशिश करेगी। क्या अलग अलग जगह से इन लोगों ने टारगेट बनाया था भीड़ को उकसाने के लिए और हमला करने के लिए पुलिसकर्मियों पर और साथ ही झंडा फहराने के लिए? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और लेकिन इसकी गिरफ्तारी बहुत अहम है। इन दोनों से पूछताछ किया जाएगा। जितने लगभग 1000 से ज़्यादा वीडियो फुटेज जो वहाँ पर वायरल हुए थे, जो मिले थे, उनमें पहचान करवाई जाएगी इन दोनों से पूछताछ करके, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको पुलिस नहीं जानती, लेकिन पुलिस इन्हीं आरोपियों से पूछेगी कि इस वीडियो में कौन है, क्या ये आप इससे जानते हैं, और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा और इसी वजह से इन सभी जो भी आरोपी अब तक सामने आए हैं उन सभी की पहचान हो पाएगी और जांच में आसानी होगी। बचेगा कोई नहीं, क्योंकि ये 2 दिन में 2 बड़ी कामयाबी, दीप सिद्धू और साथ ही अब इकबाल सिंह को भी कर लिया गया है गिरफ्तार। और आइए अब बढ़ते आगे। उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन में लगातार जिंदगी बचाने की कोशिश चल रही है। ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस बीच जल प्रलय का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ गया है। यह वीडियो एनटीपीसी प्रोजेक्ट का है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। रविवार की सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक पानी का तेज बहाव आया और बांध की एक छत पर खड़े कुछ लोगों को बहा कर ले गया, जिसकी तस्वीरें ये देखिए। बेहद डरा देने वाली ये तस्वीरें। तेजी से आ रहे पानी को देख छत पर खड़े लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ भी करने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते सारे लोग इस पानी की धार में बहते चले गए। ग्लेशियर टूटने के बाद जोशीमठ से उतरा सैलाब जिस रास्ते से गुजरा, वहां सब कुछ तहस नहस करता चला गया। तबाही इतनी तेजी से आई कि किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला और उसी को तस्दीक करती ये वीडियो उस वक्त की जब इन सभी लोगों का मौत से सामना हुआ। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम भी। अरे टावर कैन भी गया, टावर कैन भी गया था। एक मर गया। अरे बेचारे गए काम भी। तो 7 फरवरी को पहाड़ों से आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। 2 तस्वीरें आपके सामने आपको दिखाएंगे, वो 2 तस्वीरें, लेकिन उससे पहले ये जरा देखिए 30 सेकंड में किस तरीके से कई जिंदगियां इस सैलाब ने ली। और अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आज की हादसे की जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर 7 फरवरी की है, जिसमें बांध की दीवार पर खड़े लोग कैसे महज 30 सेकंड में सैलाब का शिकार हो गए थे। तो ये पहली तस्वीर इस वक्त की, सब कुछ तहस नहस। लेकिन देखिए इसी जगह पर, क्योंकि 7 फरवरी की दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पर ये तमाम लोग खड़े थे और उन्हें शायद ये पता भी नहीं था कि अगला पल उनके लिए कभी आएगा ही नहीं। कोशिश यही थी कि कैसे अपनी जान को बचा लिया जाए, लेकिन 30 सेकंड में सैलाब ने उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया। बड़ी तेजी के साथ सैलाब आगे बढ़ता हुआ और ये लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन तेजी के साथ इस सैलाब ने इन सभी लोगों को बहाकर अपने साथ ले गया। और चलिए सीधे तपोवन ही रुक कर लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, दीपक बिष्ट हमारे साथ और दीपक रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक बिष्ट, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब कितनी कोशिश की जा रही है, कितने मीटर तक जो मशीनें हैं, जो टीम है वो पहुंच चुकी है और अभी कितना और वक्त लग सकता है? क्या कोई बात हो पाई है आपकी? देखिए अभी हमारी बात हुई थी अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि अभी तक जो है लगभग जो टनल के अंदर गाड़ियां गई हैं, जो लोडर के जरिए जो माल खींचा जा रहा है, वो अभी कुछ दूरी और है, 50-60 मीटर और है, जहां पर जंक्शन तक पहुंचने के लिए उनको पहुंचना होगा, लेकिन मलबा काफ़ी परेशान कर रहा है। दूसरी तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, गायत्री अपने दर्शकों को, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया वहाँ पर पहुँचा है, बैराज के उस तट के पार। ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा पुल था, जो उस दिन जब सैलाब आया था तो इस पुल के परखच्चे उड़ा दिए। सिर्फ जो वायर है वो यहाँ पर रह गई है, बाकी सारा पुल जो है वो इस सैलाब में बह गया और दूर तक आपको दिखाई देगा ये पुल। असल में यहाँ पर जो पार की साइड है, दूसरी तरफ ये भंग्यूल गांव है,
जहां पर लगभग 300 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और इन सब का यहाँ पर का जो जरिया था, इसी पुल के जरिए वो दूसरे गांव या बाज़ार की तरफ जाते थे, अपना रोज़मर्रा का काम करते थे और खाना पीना सब यहीं से आता था। लेकिन इस पुल के टूटने के बाद इस गांव का संपर्क दूसरे गांव से पूरी तरह से कट गया है। अब गांव वालों को ये एक परेशानी सबसे बड़ी है कि कैसे वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें इस दूसरी तरफ की जगह से लाए, अपने काम पर कैसे जाए। ये पूरा पुल टूट चुका है और इस पुल के टूटने के साथ ही मैं यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, आज हम दूसरी तरफ आए हैं। यहाँ पर आपको एनडीआरएफ की टीमें दिखाई देंगी। एनडीआरएफ की टीम आज यहाँ से एक नया ऑपरेशन शुरू करने वाली है। ये एक्सक्लूसिव हम जानकारी भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की सारी टीम यहाँ पर पहुँची है, मौका मुआयना किया जा रहा है। साथ ही ये सभी लोग आज यहाँ से उस तरफ, उस बैराज की तरफ एंट्री करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो टनल की तरफ रास्ता है जहाँ से पिछले 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन का मलबा जो है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन आज दूसरी तरफ से यहाँ से बैराज की तरफ जाने की कोशिश इनकी तरफ से होगी और ये सबसे बड़ा यहाँ पर ऑपरेशन होने जाएगा, क्योंकि जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अधिकारी जो है वो पहुँचेंगे। और ये देखिए दूर आपको यहाँ पर से जो रास्ता बनाया जाएगा उसके लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर तकनीकी तकनीशियन है एनडीआरएफ के वो पहुँचे हैं और एक मैप बनाया जा रहा है ताकि यहाँ से कैसे वो नीचे उतरेंगे, कैसे क्रेन के जरिए जाएंगे, जेसीबी कैसे नीचे जाएगी और मलबा हटाया जाएगा। क्योंकि ये आशंका यहाँ पर है कि जो मलबा आपको नीचे दिखाई दे रहा है, 4 टनल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टनल के नीचे काफ़ी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। ये उम्मीदें यहाँ के लोगों ने भी बताई है प्रशासन को और यही वजह है कि आज यहाँ के गांव के स्थानीय लोग भी प्रशासन से इसी वजह से मिल रहे हैं कि यहाँ पर कई लोग दबे हो सकते हैं, इनको निकाला जाए। क्योंकि ये जो मलबा है लगभग 1-2 फीट नहीं बल्कि कई फीट है। मीटर में अगर बात करें तो 20 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट है इस मलबे की। तो माना जा सकता है कि इस मलबे को हटाने के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा जिसमें कई दिन लग सकते हैं और इसके नीचे कई मासूम बेगुनाह लोग दबे हैं जो अब उन्हें सिर्फ तलाशना है, क्योंकि उनके परिजन दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। और गायत्री, सबसे अहम चीज़ यही है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का 4था दिन है और उत्तराखंड के इस जोशीमठ में हर प्रकार का वो शख्स यहाँ पर आया है जो अपने अपनों की तलाश में यहाँ पर पहुँचा है। लेकिन कई लोग हालांकि अभी भी लापता है, जिनके बारे में जब लगभग 174 से ज़्यादा लोग जो है अभी भी लापता है, जिनकी तलाश और खोजबीन जारी है। दीपक, लौट रहे हैं आपके पास। लोगों को सिर्फ 30 सेकंड मिले, एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखा दें अपने दर्शकों को, किस तरीके से लोग अपनी जान को बचाने के लिए कोशिश करते रहे। ये 30 सेकंड में किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया। लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला, बस 30 सेकंड में सैलाब ने लोगों की जिंदगी छीन ली। सिर्फ 30 सेकंड में लोग बह गए। सैलाब में बहने से पहले एनटीपीसी के कर्मचारी आम दिनों की तरह बैराज की छत पर खड़े हुए थे। ये लोग इस बात से अनजान थे कि जोशीमठ से उतरा सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है और जब तक उन्हें इस जल प्रलय के बारे में पता चलता देर हो चुकी थी। पहाड़ से उतरी लहरें अपने रास्ते में आने वाली चीजों को रौंद कर निकल गईं। पानी का बहाव घाटी को चीरकर जहां जहां से गुजरा वहां अपने पीछे तबाही के निशान पीछे छोड़ गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने। 30 सेकंड का वीडियो, लेकिन सैलाब ने किस तरीके से इन सभी लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। कोशिश जरूर की, चीखे चिल्लाए शायद बच जाएं, लेकिन एक ना चली। जोशीमठ के तपोवन में एनटीपीसी प्रोजेक्ट के बैराज में जो वीडियो अब सामने आया है वो बेहद खौफनाक और डरावना जरूर है, लेकिन अभी भी जो लोग उस सैलाब में डूब गए उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जिस वीडियो को न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया है उसी जगह पर मैं यहीं पर खड़ा हूँ, यहीं से वो वीडियो बनाया गया था और रविवार को जिस वक्त सैलाब आया था कुछ लोग इसी जगह पर खड़े थे और यहीं से उस वीडियो को बना रहे थे। और आप देख सकते हैं अब पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में कितना फ़र्क है। उस वक्त सैलाब जो था वो पूरे उफान पर था और यही वजह थी कि जो लोग कर्मचारी इस बैराज के नीचे अंदर काम कर रहे थे, अंदर के टनल में काम कर रहे थे, वो सब बचने के लिए ऊपर आए और ऊपर आकर वो इस जगह पर खड़े हो गए। उन्हें लगा था कि शायद यहाँ पर वो बच जाएंगे। लगभग 10 से 15 लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग अलग अलग जगह पर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी छत के ऊपर वो लोग खड़े थे और अचानक जो सैलाब आया वो इतना तेज़ी से ऊपर तक आया और उसके बाद वो लोग इधर उधर भागते रहे और आखिर में सैलाब उनको बहा ले गया। और दूसरी तस्वीर जो मैं दिखाना चाहूँगा वो यहाँ की पूरे स्ट्रक्चर की। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये 4 टनल आपको इस दूसरे एंगल से हम दिखा रहे हैं। ये 4 टनल हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो ये टनल आपको ऊपर से दिखाई दे रही हैं, इस टनल का जो ये ऊपरी हिस्सा है, जबकि जो गहराई है इसकी वो लगभग 35 से 40 मीटर की गहराई इसमें बताई जा रही है। और ये टनल जो है इसके ऊपर
यानी 35 से 40 मीटर ऊपर मलबा आ चुका है और इस मलबे के अंदर बहुत लोग हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें खोजना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। लेकिन अभी भी जिस वीडियो ने इतना खौफनाक मंजर हमें दिखाया, एक डरावनी तस्वीर थी। लोग बचते हुए, चीखते हुए पुकारने लगे कि बचाओ बचाओ, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उस सैलाब के बीच उन्हें बचाने के लिए जाता। वो आपस में कोशिश करते रहे और आखिर में सैलाब उन्हें बहा कर ले गया। इन सभी लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई, इन्हें अभी तक तलाशा नहीं जा सका है। दीपक रावत, आप तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं, वो लोग जो फंस गए थे। दीपक बिष्ट बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थानीय लोग भी थे जो इस पूरी आपदा की जद में आए, रोजमर्रा के लिए निकले थे, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि वापस घर नहीं लौटेंगे। इन लोगों से इस बारे में कोई बातचीत हो पाई? इनका कोई अपना जो मिसिंग हो, जिनकी तलाश इनको हो, और क्या कह रहा है प्रशासन, कब तक इन लोगों को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा? जी, बहुत लोग लापता हैं गायत्री, और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कि जिन्होंने अपने किसी को खोया है। और ये देखिए तस्वीरें, ये लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन अब अपने के जाने का गम देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर हैं, परेशान हैं। तो बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया? कौन था? इसकी दीदी थी। क्या हो गई? हस्बैंड का दीदी ना। अच्छा। हाँ, वो लकड़ी के लिए आ रखी थी, वो तो बाहर के साथ बह गई। इसी गांव के? हाँ, ना, हम लौंग गांव के हैं। अच्छा। लौंग में के थे ना उसका। ये बच्चे संभालने के लिए जा रही, तो यही ऐसे कर रही, तो कैसे संभालेगी वो? दीदी कौन था? कौन था दीदी? दीदी कौन था? आप आराम। क्या तो उस गांव में आपको जाना है उनके बच्चों को संभालने के लिए? जो दीदी अरे ना, संभालने के लिए हम तो अपने गांव जा रहे। सुबह दवाई के लिए आए थे, यही फंस गए। घर में गाय बच्चे ऐसे ही छोड़ रखे उस दिन से। तो ये जो गांव है सारे, अब आप कैसे जा पा रहे हो? क्योंकि आप किसी का कोई वहाँ पर गायब है, कोई मिल नहीं रहा है। जैसे आपने बोला तो बह गई हैं, डेथ हो गई हैं, तो कैसे? सरकार के द्वारा जाएंगे हेलीकॉप्टर से ना, लाता उतरेंगे। उसके बाद वहाँ से रास्ता है शॉर्टकट, वहीं से जाएंगे। तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे फ़ोन पे बातचीत हो रही है आपकी? ना, नहीं हो रही अभी, कम। कोई बातचीत नहीं? कोई खबर नहीं है वहाँ पर कहाँ कैसे? ना, जब नीचे आ रहे वो रेणी में तभी बात हो पा रही। नहीं तो कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं आप? उसी दिन से, रविवार के दिन 7 तारीख से। अभी तक मौका नहीं मिल पाया। कुछ और परिवार से बात करनी। कौन था आपका? मम्मी थी। मम्मी थी? हाँ। उस गांव में? कौन से गांव में थी? वो रेणी के पल्ली पार, वो जुगजू गांव में। अच्छा। मम्मी थी इसकी। ये तो 3 भाई है। अच्छा। मम्मी संभाल रही थी, पढ़ा रही थी। हाँ। कष्ट कर रही थी इनके लिए। हाँ। फिर मम्मी तो चले गई। अच्छा। अब किसने करना है इनके लिए कष्ट? पापा है तो इसका थोड़ा अपंग सेट का है। मम्मी कर रही थी इनका खर्चा पानी, पढ़ाने लिखाने की 3 भाइयों की। बेचारी सोच रही थी होगी अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, कुछ करूंगी। फिर मम्मी तो चले गई, अब किसने करना है इनके लिए? तो ये कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम ये जोशीमठ में थे। वहाँ काम कर रहे थे? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। तो आप मम्मी आप कब से वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। कब से कोशिश कर रहे हैं जाने की? हम तो उसी के दूसरे दिन से कर रहे, पर हम यहीं फंस गए। हम भी इनकी मामी लोग हैं हम सब। तो कैसे डेथ हुई उनकी? वो तो पत्नी घास लकड़ी के लिए, पत्नी क्या चीज़ के लिए आई बल वहाँ पे। फिर वहाँ तब तक बाढ़ आ गई तो उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। भागने की कोशिश तो किया होगा उसने, तो पत्नी उसकी बाहर से, उसकी हवा से पत्नी कहाँ से ले गई। कितने लोग थे उस दौरान, कुछ पता चल पाया? वो तो वहाँ पर अकेली थी, वह अकेली थी बल। उसके साथ में कोई नहीं था बोल रहे लोग। तब तक हम भी जोशीमठ में फंस रखे थे, तब तक फोन आ गए कि वो नहीं आई घर। तो अब गांव वालों से बात हो पा रही है? वहाँ पर जो घर वालों से बात हो पा रही है? अब भी हाँ हो पा रही, थोड़ा थोड़ा। क्या बोल रहे हैं वहाँ, सब ठीक है? हाँ, वहाँ मामा लोग आ रखे बल वहाँ से, तब इनके भाई पापा चले गए वहाँ। आज मामी लोग जा रहे इसको लेके वहाँ। तब कुछ बोलना चाहोगे? बोलता मैं बोल नहीं पा रही है। ये तस्वीरें हैं गायत्री जो कि यहाँ देखने को मिल रही हैं, और परेशानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि किसी का कोई खोया है, किसी के मम्मी, किसी के भाई, तमाम लोग हैं जो कि काम के चलते वहाँ से बाहर आए थे। ये तो बच गए, लेकिन इनका कहना है कि इनके घर वाले, इनके परिवार वाले
नहीं बच पाए, तो इसलिए दुख बड़ा है और उस दुख को बयां कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम तपोवन की, गायत्री। लौटेंगे दीपक आपके पास। ऋषिगंगा पावर प्लांट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक 32 लोगों के शव मिल चुके हैं, लेकिन सुरंग में फंसे 30 से ज्यादा लोगों की जान बचाने की जंग जारी है। सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। इसके लिए मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा मलबे को निकालने का काम किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से आईटीबीपी के 300 जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। राहत काम में हो रही परेशानी को देखते हुए टनल में घुसने के लिए दूसरे रास्ते के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। रविवार सुबह अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। चमोली में जगह जगह जल प्रलय से हुई तबाही के निशान नजर आते हैं। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक कुल 174 लोग अभी भी लापता हैं। दीपक, 174 लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन सवाल वही है कि कब तक उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी जो अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन क्या कह रहा है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि टनल का एक और हिस्सा है, हो सकता है कि वहां पर वो लोग फंसे हों, वहां पर जिंदा रहने की कितनी गुंजाइश, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं। गायत्री, टनल में जो लोग फंसे हैं, ऐसे में कोशिश हालांकि लगातार जारी है कि कैसे न कैसे वहां तक पहुंचा जा सके और लोगों को निकाला जा सके। दीपक बिष्ट। जी गायत्री, देखिए अभी भी जो लापता लोग हैं गायत्री, उनकी तलाश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कई यहाँ से जो नदी जो आगे बहकर जाती है धौलीगंगा, वो कई नदियों में मिलती है, अलकनंदा तक मिलती है, तो कई जगह पर जो है शव बरामद हुए हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है। क्योंकि जो यहाँ से पानी का बहाव मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो बहाव था वो यहाँ तक था। ये पोल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सर्च लाइट का, यहाँ पर बड़ी लंबी हाई टेंशन वायर थी। कई सारे घर यहाँ पर थे जो CISF के यूनिट के थे और कई मीटर तक ये हाइट है इसकी। लेकिन अभी ये मलबे में इस तरह से लग रहा है कि एक खेल का मैदान हो। तो ये हालात यहाँ पर के इस सैलाब ने बनाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिस टनल की तरफ हम वो वर्क कर रहे हैं, वो टनल यहाँ से शुरू होता है। आपको सामने जो पिलर दिखाई दे रहा है बैराज का, यहाँ से ये टनल शुरू होती है। 4 टनल हैं और एक टनल में इस वक्त काम किया जा रहा है जो 220 से 240 मीटर लंबी है। और इस टनल में अब तक सिर्फ 180 मीटर तक तो रीचिंग हो चुकी है, मतलब वहाँ तक अधिकारी पहुँच चुके हैं, जवान पहुँच चुके हैं। लेकिन मलबा जो है वो सिर्फ 100 मीटर तक ही हटाया जा सका है, क्योंकि मलबा काफ़ी ज़्यादा है, टनल बड़ी है और मलबा जो सैलाब का था वो पूरी तरह से पूरी टनल को अंदर तक बंद करता चला गया। और यही वजह है कि आज उस मलबे की वजह से जो लोग अंदर, जो जंक्शन है 100 मीटर के बाद एक टी पॉइंट आता है उस टनल के अंदर, और उस टनल के बाद जो टी पॉइंट है फिर वहाँ से दाहिनी की तरफ लेकर 100 मीटर और जाना है, तब जाकर एक जंक्शन मिलेगा। उस जंक्शन में 27 लोगों के होने की पुष्टि हुई है। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर 27 लोग उस वक्त काम कर रहे थे और उस 27 लोगों को बचाना इस वक्त बहुत अहम है, ऐसा यहाँ के उन लोगों का दावा है। क्योंकि उसमें AGM जीत सिंह ठाकुर समेत कई इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, और ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। इसीलिए आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, उरी में एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो बड़ी खबर ये कि उरी में एक घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें, कल भी एक घुसपैठिए को मार गिराया गया था और इस सबके बीच सुरक्षा बल ने इस घुसपैठिए को मार गिराया है। उरी में ये कार्रवाई सुरक्षा बल की तरफ से, जहां घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, और इस घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बल ने नाकाम करते हुए घुसपैठिए को ढेर कर दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त उरी से मिल रही है। सुरक्षा बल ने मार गिराया है उरी में एक घुसपैठिए को उस वक्त मार गिराया गया जब वो कोशिश कर रहा था सीमा में दाखिल होने की। और इसी बीच सुरक्षा बल को ये बड़ी कामयाबी, जब इस घुसपैठ को नाकाम करते हुए सुरक्षा बल ने इस घुसपैठिए को मार गिराया। मकसद क्या था? क्योंकि लगातार सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल उस घुसपैठ को बार बार नाकाम कर रहे हैं, और इस बार एक बार फिर से कोशिश हुई जिसे नाकाम कर दिया सुरक्षा बल ने। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उरी के किस जगह पर ही घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, मकसद क्या? रिफत, और क्या जानकारी?
देखिए गायत्री, ये दुलांजा एरिया है, उड़ी में ये पड़ता है और वहां पे जो है रात के दौरान एक इंट्रूडर देखा गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे जो है मार दिया। और अभी बाकी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन ये दुलांजा का एरिया है, उड़ी में पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में। बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ही उसकी बॉडी पड़ी है और अब पुलिस भी वहां पे जा रही है और इस मामले की जो है अभी फर्दर जांच की जा रही है और फिर पता चल पाएगा कि किस गरज से ये इंट्रूडर आया था। गायत्री, तो उरी में घुसपैठिया ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें, उरी में कोशिश घुसपैठ की और इस घुसपैठ की कोशिश को एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि उरी में दरअसल कल इस घुसपैठ की कोशिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसी दौरान सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया और एक घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया। बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी आना बाकी है। सुरक्षा बल की तरफ से इस बारे में और जानकारी दी जाएगी और आपको अपडेट करेंगे। आइए एक बार फिर से लौटते हैं उत्तराखंड में जल प्रलय से जुड़ी खबर की तरफ। किस तरीके से लगातार जिंदगी को बचाने की जंग चल रही है। 70 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। एनटीपीसी की अंधेरी सुरंग में लगभग 35 मजदूर मौत से दो हाथ कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा निकालने की कोशिश में है। हालांकि टनल के अंदर इतना मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना आसान नहीं है। टनल के भीतर मलबा, दलदल, पानी और अंधेरा है। तपोवन टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए और टनल में दाखिल होने के लिए अब दूसरा रास्ता तलाशा जा रहा है। टनल के मेन गेट से मलबा हटाने में देरी होने के बाद अब बीच में से ही रास्ता ढूंढने की कोशिश हो रही है। सुरंग में अभी भी लगभग 120 मीटर तक पहुंचना बाकी है। सुरंग के अंदर से आने वाले मलबा और पानी से आगे का रास्ता मुश्किल हो रहा है और ऐसे में कोशिश ये कि कहां से इस सुरंग के भीतर दाखिल हुआ जाए लोगों तक पहुंचने के लिए। जितना खोजा जा रहा है, जितना हम एक्सकवेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मलबा वहाँ से आगे से आ रहा है। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम ही है, पर वास्तविकता ये है कि जितना आप वहाँ पे उठा रहे हैं लोडर और एक्सकवेटर, उससे ज़्यादा मलबा वहीं पे आ रहा है। इसलिए आगे बढ़ने का डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन हमें वर्टिकल डिस्टेंस काफ़ी मिला है। मतलब वर्टिकली हमारा जो मलबा था काफ़ी कम हो गया है। हाउ टू अप्रोच दैट, हमें एक नया पॉइंट बनाने का सोच रहे हैं। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन इसका असर लंबा रहने वाला है। चमोली के कई गांव जल प्रलय के बाद इलाके से कट चुके हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तपोवन में आज चौथे दिन भी रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। प्रभावित लोगों तक हेलीकॉप्टर की मदद से राशन पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद रेस्क्यू का चौथा दिन है। लगातार लोगों को निकालने का काम चल रहा है। टनल में फंसे लोगों को भी निकाला जा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस बीच राहत सामग्री अलग अलग गांवों तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इस वक्त तपोवन में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर हम मौजूद हैं, जहां पर आप ये सामान देख रहे हैं। यही सामान हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन गांवों तक पहुंचाया जा रहा है जो गांव बिल्कुल कट चुके हैं, कनेक्टिविटी जहां टूट चुकी है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हेलीकॉप्टर की मदद से ही यहां रोज़ाना जो है वो भेजी जाती हैं। तो ये तमाम सामान जो आप देख रहे हैं वो इस वक्त हेलीकॉप्टर में ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो इसी तरीके से अलग अलग गाँव में पहुँचाया जा रहा है सामान। वहाँ पर जो लोग बीमार हैं उनको भी हेलीकॉप्टर की मदद से वापस लाया जा रहा है। जिनको उस तरफ जाना है, जो इधर फंसे हुए हैं, उनको भी हेलीकॉप्टर की मदद से भेजा जा रहा है। हालांकि आज एक ट्रॉली पुल बनाया जा रहा है जिसकी मदद से जो गांव के लोग हैं वो इधर आ सकें या इधर के लोग उधर जा सकें, ताकि हेलीकॉप्टर की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फ़िलहाल ये जो तमाम सामान है वो इसी तरीके से रोज़ाना उन जगहों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग फंसे हुए हैं, उनके पास सामान की कमी है। तो लगातार रेस्क्यू टीम्स भी काम कर रही हैं, लगातार चीज़ें यहां पर चलाई जा रही हैं। चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, सारी टीमें मिलकर काम कर रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग लापता हैं उनको जल्द से जल्द तलाशा जा सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर, पश्चिमी मेदिनीपुर में धमाका हुआ है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर, पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जोरदार धमाका। धमाके में 2 कर्मचारी के झुलसने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में ये धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री जिसमें जोरदार धमाका, 2 कर्मचारी इसमें झुलसे हैं। पश्चिम बंगाल में ये धमाका हुआ है एक पटाखा फैक्ट्री में। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 कर्मचारी इस विस्फोट के चलते झुलसे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ है पश्चिम मेदिनीपुर में और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विस्फोट के बाद की। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से अब वहां पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आशिका हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, क्या और जानकारी?
देखिए, पटाखे की ये फैक्ट्री थी जिसमें ये सुबह ब्लास्ट हुआ। काफी अच्छी तीव्रता का ब्लास्ट था, जिसमें एक हिस्सा जो है वो फैक्ट्री का गिर गया है, जिसके नीचे जैसा कि बताया अभी भी जो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं वो फंसे हो सकते हैं। तो अभी वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। इस बीच ये भी खबर है कि 2 लोग जो है वहाँ पर जलकर भी झुलस गए हैं और इसके अलावा फिलहाल जो है वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और जांच की जा रही है कि कैसे ये घटना हुई। ठीक है आशिका, लौटेंगे अपडेट के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे विस्फोट के बाद की ये तस्वीरें, किस तरीके से जगह जगह विस्फोट की वजह से नुकसान हुआ है। 2 कर्मचारी झुलसे हैं, लेकिन ये संख्या और हो सकती है ज्यादा, क्योंकि फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे अभी तक ये आंकड़ा सामने नहीं आ सका है, लेकिन टीम मौके पर मौजूद है। और आइए बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के कासगंज की बात करते हैं। कासगंज हमला मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कासगंज के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई को मुठभेड़ में मार गिराया। खबर के मुताबिक मोती के भाई आरोपी अलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया, जबकि बाकी आरोपियों की भी तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा गंभीर रूप से जख्मी हुआ। बताया गया कि दोनों वहां के नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। तभी शराब माफिया ने उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई की। पुलिस वाले जब थाने नहीं पहुंचे तो रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से पुलिस वाले गायब हुए, अपने साथियों को खोजने लगे। पुलिस टीम को दारोगा जख्मी हालत में मिले, जबकि सिपाही तब तक दम तोड़ चुका था, जिसे पुलिस वाले अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले गए। लेकिन इस सब के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। लेकिन जानकारी है कि मुख्य आरोपी मोती अभी भी फरार है। पूरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में हैं और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए CHC ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में पुलिस वालों पर हमला और एक सिपाही की पीट-पीटकर हत्या मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इस घटना के आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत होगी कार्रवाई, ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मारे गए सिपाही के घर वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के भी निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी के सख्त रुख के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और जल्द ही उसे बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी, जब वारदात में शामिल एक आरोपी को मार गिराया गया। बताया गया कि मारे गए आरोपी का नाम अलकार सिंह था। अलकार सिंह इस घटना के मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई था। बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने वाला मोती धीमर ही है। मोती धीमर के ऊपर पहले से 11 केस दर्ज हैं। एक आरोपी को मार गिराने के बाद पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया गया कि बंधक बनाकर पीटने के बाद आरोपी घायल दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी लेकर भाग गए, जिसके बाद कई जिलों की पुलिस को आरोपियों की तलाश में लगा दिया गया। नगला धीमर गांव में घटना वाली जगह पर PAC को भी तैनात कर दिया गया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 12 टीमों को लगाया गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, कासगंज की जो घटना हुई उसे किस तरह लेते हैं और कार्रवाई कितनी तेज हुई? सर, कासगंज की घटना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी।
जिस तरीके से हमारे पुलिस के लोगों पर लोग हमला कर रहे हैं, हमारी सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और पुलिस का किसी पर भी कोई गुंडाई करे, कोई हमला करे, कोई जानलेवा उसको क्षति पहुंचाए, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल की घटना ने सरकार को बहुत गंभीरता से इसको लेने पर विवश किया और हमने तय किया कि इसका परिणाम हम शीघ्र देंगे। जब हमारे पुलिस प्रशासन के लोग अपराधियों को पकड़ने गए तो अपराधियों ने मिल करके दोबारा उन पर अटैक किया, उसके परिणाम स्वरूप बड़ी मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि इस तरह का कोई भी कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ तो जो एक्शन आप ले रहे हैं, इनकाउंटर में मारे गए, पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, इसके साथ ही NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाए। असल ये लोग समाज के ऐसे तत्व हैं जो पुलिस पर हमला करते हैं, बोले भाले लोगों को मारते हैं। ये समाज विरोधी तत्व हैं, समाज में भय का वातावरण उत्पन्न होता है, इसलिए हमारी सरकार ऐसे लोगों पर रासुका के तहत भी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चाय पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जोरदार हमला किया और कहा कि मां माटी मानुष के नाम पर जीत कर आने वाले तानाशाही और तुष्टीकरण करते हैं। जेपी नड्डा ने आदिवासियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और पूछा कि क्या केंद्र की योजनाओं का उन्हें फायदा मिल रहा है, जिस पर एक महिला ने ना में जवाब दिया। नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। चार चाकरे के बीच में जनता के बीच पहुंचे जेपी नड्डा और यहां पर लोगों से बात की। ये पश्चिम बंगाल का वो पिछड़ा इलाका है जहां पर इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता और यहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं और चाय पे चर्चा के दौरान स्थानीय लोगों से बात की है। लोगों ने उनसे शिकायत की है कि उन्हें सरकारी सुविधाओं का जो लाभ है वो नहीं मिल रहा है। इसी मंच से ये वादा करके यहाँ से लौट रहे हैं जेपी नड्डा कि आने वाले दिनों में सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। की कथा बोले आपनर साथे ग्रामेर लोग किछु कथा बोलेनी आमाके। यहाँ पर ये जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात किया और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल से अपने दौरे के बाद यहाँ से रवाना हुए हैं जेपी नड्डा। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें, ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 3 जीनियस एक साथ। तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा रहे हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती है पूरी दुनिया क्योंकि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाट टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक कोई भी नंबरों का जोड़, घटाना और मल्टीप्लाई का काम कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं। पलक झपकते ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कांबली भी मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली को सुलझा चुकी हैं। मेंटल मैथ्स के ये तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।